ओशो की जिंदगी में अगर किसी एक इंसान ने सबसे गहरी छाप छोड़ी तो वो थी मां आनंदशीला। एक ऐसी औरत जिसकी मौजूदगी ने ओशो की दुनिया को नए मुकाम तक पहुंचाया। और फिर वही औरत एक दिन उस साम्राज्य को हिला देने वाली तूफान बन गई। सोचिए, एक लड़की जो कभी कैंटीन में काम करती थी कैसे ओशो की सबसे करीबी, सबसे ताकतवर और सबसे विवादित सहयोगी बन गई। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही सच्ची भी। उनका नाम सुनते ही दिमाग में एक चेहरा उभर आता है, मुस्कुराता हुआ मगर आंखों में गहरी चालाकी लिए। मां आनंदशीला, जो एक वक्त पर ओशो की परछाई बन चुकी थी। ओशो के हर फैसले में उनकी राय मायने रखती थी। लोग कहते हैं कि ओशो के आश्रम का असली कंट्रोल शीला के पास था। मैं ओशो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, शीला ने एक इंटरव्यू में कहा था, और उसी मोहब्बत ने मुझे वो सब करने पर मजबूर किया जो मैंने किया। 1981 में जब ओशो अमेरिका गए तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था एक आध्यात्मिक नगरी रजनीशपुरम, और इस प्रोजेक्ट की पूरी कमान शीला को सौंपी गई। उन्होंने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। जंगल के बीचों बीच एक पूरी की पूरी नगरी बसा दी। हजारों अनुयायी वहां पहुंचे, सिस्टम खड़ा हुआ और शीला को सबने एक आयरन लेडी की तरह देखा। लेकिन फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जिससे इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। शीला धीरे धीरे सत्ता की भूख में डूबती गई। उनका रवैया तानाशाही जैसा होने लगा। ओशो शांत थे मगर सब देख रहे थे। 1984 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक छोटे से शहर दल्लास में 700 से ज्यादा लोग एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गए। बाद में पता चला ये कोई बीमारी नहीं थी, ये था एक बायोटेरर अटैक। जी हां, खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया गया था ताकि स्थानीय लोग बीमार पड़ जाएं और चुनाव में हिस्सा न ले सके। और ये सब मां आनंदशीला के इशारे पर हुआ था। ये सब मैंने ओशो को बचाने के लिए किया, उन्होंने बाद में कहा था। मगर क्या वाकई, या फिर ये सब उनकी खुद की सत्ता बनाए रखने की चाल थी? जब ये राज खुला तो सब कुछ बिखर गया। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, लालच की और उस प्यार की जो कब जुनून बन जाए कोई नहीं जानता। आनंदशीला का जन्म गुजरात के बड़ौदा शहर में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो जितना सीधा सादा था उतनी ही शांत थी उनकी जिंदगी। उनका पूरा नाम था शीला अंबालाल पटेल। बचपन आम था, सपने भी वैसा ही कुछ खास नहीं थे। एक साधारण भारतीय लड़की की तरह उनका हर दिन बीत रहा था, पढ़ाई, परिवार और वही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना ही दुनिया बदल देने की कोई योजना। लेकिन किसे पता होता है कि जिंदगी कब करवट ले ले, किस मोड़ पर किससे मुलाकात हो जाए जो सब कुछ बदल दे। ये बात तब की है जब शीला अपने चाचा के घर कुछ दिन के लिए गई थी। बहुत ही आम सा मौका था, जैसा हम सबके साथ होता है, कभी छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाना। लेकिन इस आम से लगने वाले पल ने उनकी किस्मत की सबसे बड़ी गाथा लिखनी शुरू कर दी। चाचा के घर के ठीक सामने जो व्यक्ति रहता था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था अपने विचारों से। वही ओशो। मैं बस खिड़की के पास बैठी थी और सामने देखा वो सफेद कपड़े में एक शांत सा आदमी टहल रहा था। शीला ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए बताया था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उस पल कुछ ऐसा था जो मेरी रूह तक उतर गया। जिसे पहली नजर का प्यार कहते हैं, शायद कुछ वैसा ही था। लेकिन यह प्यार सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं था, यह था उनके विचारों के लिए, उनकी सोच के लिए, उस करिश्मे के लिए जो ओशो की मौजूदगी से झलकता था। शीला ने जब पहली बार ओशो को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतने शांत और इतने गहरे भावों से भरा हो सकता है। उनका मन बार बार वहीं खींचने लगा। दिन बीते और शीला ने खुद को ओशो की बातों, उनकी किताबों और उनके प्रवचनों में डुबो दिया। वो हर वो चीज जानना चाहती थी जो ओशो के बारे में थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे बहुत सालों से जानती हूं, उन्होंने बाद में कहा था, जैसे मेरी आत्मा ने उसे पहले ही पहचान लिया हो। धीरे धीरे यह आकर्षण एक समर्पण में बदल गया। शीला ने फैसला कर लिया था कि अब उनकी जिंदगी का रास्ता तय हो चुका है, वो रास्ता जो ओशो के साथ चलकर ही पूरा होगा। और इसी फैसले ने उन्हें उस सफर पर ले जाया जिसकी मंजिलें जितनी ऊंची थीं, रास्ते उतने ही रहस्यमयी और खतरनाक। जिस मुलाकात को वो सिर्फ एक संयोग मान रही थी, उसने आगे चलकर एक ऐसे अध्याय की शुरुआत कर दी
जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो कभी कभी जो पल हमें मामूली लगते हैं वो दरअसल हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। शीला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक खिड़की, एक नजर और फिर पूरी दुनिया बदल जाती है। ओशो से पहली मुलाकात शीला के लिए किसी आम इंसान से मिलने जैसा बिल्कुल नहीं था। यह उस इंसान से मिलने जैसा था जिसकी बातें हवा में तैरती थी और जिसकी मौजूदगी खुद में एक रहस्य थी। वो पहले से ही एक मशहूर आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे। जब शीला उनके पास पहुंची तो ओशो ने न सिर्फ मुस्कुराकर स्वागत किया बल्कि उन्हें अपने बाहों में भर लिया और धीरे से उनके सिर पर हाथ रख दिया। उस एक पल में मानो समय थम गया। शीला की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका अंदर कुछ बदल रहा था। उन्हें महसूस हुआ, बस यही है, यही वो जवाब है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। बाद में उन्होंने खुद कहा था, उनका स्पर्श जैसे मेरे भीतर उतर गया था, कुछ ऐसा जो शब्दों में कह नहीं सकती। ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, ये तो उस बदलाव की शुरुआत थी जो उनकी पूरी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग मोड़ पर ले जाने वाला था। उसी दिन, उसी एहसास ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि अब उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं रहा, अब वो ओशो के रास्ते की मुसाफिर हैं। इसके बाद उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल डाला। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो ओशो के आश्रम में रहेंगी, सिर्फ एक अनुयायी की तरह नहीं बल्कि पूरी आत्मा से समर्पित होकर। शुरू में वो बाकी साधकों की तरह सामान्य जिम्मेदारियां निभाती रहीं, कभी कैंटीन में मदद करना, कभी मेहमानों की देखभाल। लेकिन उनका ध्यान, उनकी निष्ठा और सबसे बढ़कर ओशो के प्रति उनका समर्पण उन्हें जल्द ही बाकी लोगों से अलग कर गया। आश्रम के हर दिन में उनके लिए कुछ नया था। हर सुबह उठती थी तो लगता था कि आज कुछ और गहराई से खुद को समझूंगी। शीला ने एक इंटरव्यू में बताया था, ओशो की बातें जैसे मेरे अंदर गूंजती रहती थी दिन रात। धीरे धीरे वो ओशो की सबसे करीबी सर्कल में आ गई। अब वो सिर्फ एक साधक नहीं थी, वो एक ताकत बन चुकी थी, एक ऐसा नाम जिसे आश्रम में सब जानते थे, मानते थे और कुछ लोग डरते भी थे। उनकी तेज बुद्धि, उनका आत्मविश्वास और ओशो की आंखों में उनके लिए जो भरोसा था, उसने उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब आश्रम में उनका नाम लिया जाता था एक सम्मान और प्रभाव के साथ। कोई उन्हें मैनेजर कहता, कोई ओशो की दाईं हाथ। लेकिन शीला जानती थी कि वो केवल एक ओहदा नहीं निभा रही, वो ओशो के मिशन का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसा मिशन जो जल्द ही भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में गूंजने वाला था। ओशो के आश्रम में रहते हुए शीला ने बड़ी तेजी से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में वो भी बाकी साधकों की तरह छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी, कभी भोजन परोसना, कभी साफ सफाई में हाथ बटाना। लेकिन उनके इरादे इन मामूली कामों तक सीमित नहीं थे। उनके अंदर एक आग थी, एक ऐसी भूख जो सिर्फ सेवा में नहीं, सत्ता में थी। वो ओशो के सबसे करीब पहुंचना चाहती थी, और सिर्फ एक अनुयायी के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर जो सब पर हावी हो। उस वक्त आश्रम की सबसे ताकतवर महिला थी लक्ष्मी, ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी। वफादार, ईमानदार और हर काम में निपुण। लेकिन शीला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे लक्ष्मी के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। ऊपर से तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर शीला एक एक चाल सोच समझकर चल रही थी। मुझे पता था, अगर ओशो के सबसे करीब पहुंचना है तो रास्ता लक्ष्मी से होकर ही जाता है। उन्होंने बहुत चतुराई से आश्रम के अंदर अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। जो छोटे मोटे झगड़े होते, कोई व्यवस्थागत दिक्कत आती तो शीला उसे खुद सुलझाने लगती, बिना लक्ष्मी को कुछ बताए। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि असली समाधान तो शीला के पास है। उनकी समझदारी, तेज फैसले लेने की क्षमता और हर किसी से विनम्र लेकिन प्रभावी व्यवहार ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। शीला ने न केवल लोगों का भरोसा जीता, बल्कि आश्रम के कई विभागों में धीरे धीरे अपना नियंत्रण भी जमाना शुरू कर दिया। अब कोई भी बड़ा फैसला होता तो लोग लक्ष्मी की ओर देखने के बजाय शीला की तरफ मुड़ने लगे। वो हर उस जगह पहुंचने लगी जहां बदलाव की जरूरत थी, और उस बदलाव की सूत्रधार भी वही बनती रही। आश्रम सिर्फ ध्यान और शांति की जगह नहीं थी, वो अब धीरे धीरे एक पावर गेम बन चुका था। एक पुराने साधक ने बाद में याद करते हुए कहा, शीला ने इस पावर गेम को अच्छे से समझ लिया था और वो उसमें जीतने के लिए
पूरी तरह तैयार थीं। धीरे धीरे शीला ने आश्रम में ऐसी जगह बना ली जहां से वो हर चीज पर नजर रखने लगी थी। अब वो सिर्फ साधकों की मदद नहीं कर रही थी, बल्कि कई बार तो लोग सीधे उन्हीं से जाकर अपनी परेशानियां कहने लगे थे। एक वक्त ऐसा आया जब शीला की मौजूदगी बिना कुछ कहे ही महसूस की जाने लगी। वो हर छोटी बड़ी बात में दखल देने लगी और मजे की बात यह कि उनकी समझदारी और त्वरित फैसलों की वजह से सबको यकीन भी होने लगा कि वो जो कर रही हैं सही कर रही हैं। कोई दिक्कत हो तो लक्ष्मी से नहीं, शीला से बात करो, वो जल्दी हल निकालती है। आश्रम में यह बात अब आम हो चुकी थी। इसी भरोसे ने शीला को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वह सिर्फ एक अनुयायी नहीं थी, वह ओशो की सबसे करीबी और ताकतवर सहयोगी बन चुकी थी। और फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब शीला ने लक्ष्मी की जगह ले ली। वही लक्ष्मी जो बरसों से ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी थी और जिन्होंने अपने जीवन का हर हिस्सा इस आश्रम के लिए समर्पित कर दिया था। यह बदलाव किसी तूफान से कम नहीं था, मगर इसे अंजाम देने में शीला ने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। उन्होंने धैर्य से चुपचाप एक एक कदम बढ़ाया था और अब ओशो के सबसे करीब वही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वक्त तक ओशो की विचारधारा भारत में जबरदस्त विवादों में घिर चुकी थी। कई धार्मिक और राजनीतिक संगठन उनके विरोध में उतर चुके थे। बहुत से लोग उनके भाषणों को चुनौती दे रहे थे और भारत सरकार के साथ भी ओशो के रिश्ते अब अच्छे नहीं रह गए थे। एक तरफ ओशो के चारों ओर विरोध का तूफान उठ रहा था, तो दूसरी ओर शीला उस तूफान में कप्तान की तरह डटी हुई थी। वो अब सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, बल्कि पूरे मिशन की रणनीतिकार बन चुकी थी। और जब हालात हाथ से निकलते दिखे, तब उन्हीं की सलाह पर ओशो ने एक बड़ा फैसला लिया, भारत छोड़ने का। यह वो मोड़ था जिसने ओशो आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया, लेकिन साथ ही एक ऐसे रास्ते पर भी डाल दिया जहां से विवाद, साजिश और विनाश की कहानियां शुरू होने वाली थी। जब भारत में ओशो के लिए हालात बिगड़ते गए और हर तरफ विरोध की आवाजें तेज होती गईं, तब शीला ने वो किया जो कोई आम अनुयायी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ओशो के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब यहां नहीं रहेगा कोई चैन, हमें यहां से जाना होगा। ये शब्द शीला ने एक रात अपने कुछ भरोसेमंद साथियों से कहे। भारत में माहौल अब ओशो के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। विरोध, राजनीति और मीडिया का दबाव लगातार बढ़ रहा था। शीला ने महसूस किया कि अगर ओशो की विचारधारा को जिंदा रखना है तो उसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां खुली हवा में सांस ली जा सके। अमेरिका उनके लिए सबसे मुफीद जगह लग रही थी। और फिर शुरू हुआ वो मिशन जो आने वाले सालों में इतिहास में दर्ज होने वाला था। उन्हें जो करना था वो छोटा मोटा काम नहीं था। ओशो फाउंडेशन के फंड्स का इस्तेमाल करके शीला ने अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में पूरे 62,000 एकड़ जमीन खरीद डाली। सोचिए, 62,000 एकड़। ये कोई मामूली आश्रम नहीं था जो बसाया जा रहा था, ये तो एक पूरा शहर बनने जा रहा था। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये ओशो का नया संसार होगा, शीला ने एक मीटिंग में कहा, जब उन्होंने अपने अनुयायियों को इस योजना के बारे में बताया। इस सपने को नाम मिला रजनीशपुरम। हां, आपने सही सुना, एक पूरा नया शहर जो सिर्फ ओशो और उनके अनुयायियों के लिए बसाया गया। तकरीबन 7,000 लोग जो दुनिया भर से ओशो की शिक्षाओं से जुड़े थे, अब उस वीरान जमीन पर धीरे धीरे आकर बसने लगे। जहां कभी सिर्फ सूखी मिट्टी और दूर दूर तक कुछ नहीं था, वहां अब नए मकान, खेत, सड़कें और सामुदायिक भवन बनने लगे। और उस रेगिस्तान में एक नई दुनिया खड़ी होने लगी। एक ऐसी दुनिया जिसे शीला चला रही थी और जिसकी धड़कनों में ओशो के विचार बसते जा रहे थे। यह सब सिर्फ आध्यात्मिकता के नाम पर नहीं हो रहा था। इसमें रणनीति थी, साहस था और सबसे बढ़कर था शीला का अटूट यकीन कि ओशो का सपना किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। रजनीशपुरम सिर्फ ईंट पत्थरों से बना शहर नहीं था, वो तो एक पूरा नया माहौल था। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान ओशो की सोच में जी रहा था। शीला ने वहां ऐसा सिस्टम खड़ा किया जहां अनुयायी न सिर्फ आध्यात्मिक शांति महसूस करते थे, बल्कि एक अलग ही तरह की आजादी भी। हर कोई वहां बस एक ही चीज लेकर आया था, ओशो के लिए बेइंतहा श्रद्धा। यह शहर उनके लिए घर था, लेकिन साथ ही एक क्रांति भी। हर गली, हर मकान, हर खेत में ओशो की फिलॉसफी सांस ले रही थी। कोई इसे एक स्पिरिचुअल सिटी कहता, तो कोई फ्रीडम जोन।
लेकिन शीला का मकसद साफ था। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो ओशो की सोच पर चले, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। किसी ने उनसे एक बार पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? शीला ने मुस्कुराकर कहा, जब इरादा साफ हो तो रास्ता खुद बनता है। यह कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, यह पूरी तरह से सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ओशो को सिर्फ सुरक्षित रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना, और इसमें शीला कामयाब भी रही। देखते ही देखते अमेरिका में ओशो के अनुयायियों की तादाद हजारों में पहुंच गई। लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस ओशो के साथ जुड़ने आ रहे थे। कुछ ने तो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी भी ओशो फाउंडेशन को दान में दे दी। इस प्रेम और समर्पण का नतीजा था कि ओशो अब किसी आम आध्यात्मिक गुरु जैसे नहीं दिखते थे। उनके पास 96 रोल्स रॉयस कारें थी, हां, पूरे 96, और एक प्राइवेट जेट भी। ये सब देखकर लोग हैरान भी थे और आकर्षित भी। कुछ आलोचक कहते ये कोई साधु का जीवन नहीं है, तो उनके अनुयायी जवाब देते, ओशो हमें दिखा रहे हैं कि भौतिकता और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। रजनीशपुरम अब एक नाम नहीं, एक आइकॉन बन चुका था, और इसके पीछे खड़ी थी एक महिला जिसने इसे सिर्फ प्लान नहीं किया, उसे सच में जिया। अब तक शीला का असर सिर्फ ओशो के आश्रम तक सीमित था, लेकिन जल्दी ही सबने देखा कि वो सिर्फ अंदर की मैनेजिंग नहीं, बाहर की दुनिया में भी गेम बदल रही थी। धीरे धीरे उन्होंने मीडिया को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट्स, हर जगह उनका नाम गूंजने लगा। उस वक्त के कई न्यूज एंकर्स और रिपोर्टर्स को लगता था कि वो शीला से कुछ उगलवा लेंगे, या शायद ओशो के खिलाफ कुछ कड़ा सवाल पूछकर सनसनी बना देंगे। लेकिन शीला कोई आम प्रवक्ता नहीं थी। वो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती थी। एक बार एक रिपोर्टर ने सवाल दागा, क्या ओशो ने अमेरिका में आकर कानूनों का उल्लंघन किया है? शीला का जवाब था, पहले खुद के देश की राजनीति सुधारो, फिर किसी संत पर उंगली उठाना। और यह वही दौर था जब वो गुस्से में लाइव कैमरे के सामने मिडिल फिंगर भी दिखा देती थी। इस दौरान ओशो मौन साधना में थे। वो किसी से नहीं बोलते थे, बस शीला ही थी जिनसे वो संवाद करते थे, और यही शीला की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने ओशो तक पहुंचने वाली हर जानकारी पर नियंत्रण कर लिया। जो बात ओशो तक जानी चाहिए या नहीं, यह फैसला शीला करती थी। गुरुदेव को वही बताओ जो जरूरी है, शीला अक्सर अपने भरोसेमंद लोगों से कहती थी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ओशो की पूरी छवि को अपनी सोच के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। अगर कोई इंटरनल संकट होता तो शीला उसके आने से पहले ही उसका हल निकाल लेती। बाहर कोई विरोध करता तो उसके खिलाफ लीगल, पॉलिटिकल या मीडिया की रणनीति तुरंत बन जाती। वो एक मैनेजर से कहीं ज्यादा बन चुकी थी, एक रणनीतिकार, एक योद्धा, और सबसे बड़ी बात, ओशो की सबसे वफादार सहयोगी। उनके इस समर्पण ने न सिर्फ ओशो को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दी, बल्कि रजनीश मूवमेंट को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में ओशो के अनुयायियों को लगने लगा कि अगर कोई उनके गुरु के लिए जान तक दे सकता है तो वो सिर्फ शीला है। और सच कहें तो उस समय ओशो के चारों तरफ जितनी भी आवाजें थीं, उनमें सबसे तेज, सबसे दमदार और सबसे असरदार आवाज सिर्फ एक थी, मां आनंद शीला। ओरेगॉन में जैसे जैसे रजनीशपुरम का प्रभाव बढ़ता गया, शीला भी उतनी ही ताकतवर होती गई। लेकिन अब उनका लक्ष्य सिर्फ आश्रम चलाना नहीं था, इस बार उनका निशाना था राजनीति। उन्होंने ठान लिया कि स्थानीय चुनावों में अपने लोग बैठाने हैं, ताकि शहर की नीतियां उनके हिसाब से तय हों। हमें सिस्टम के अंदर घुसना होगा, बाहर से नहीं बदलेगा कुछ, शीला ने अपने खास साथियों से कहा। फिर शुरू हुआ उनका अगला बड़ा प्लान। उन्होंने हजारों बेघर लोगों को अलग अलग शहरों से बुलवाया, बसाया, खिलाया पिलाया, और फिर उनकी वोटिंग योग्यता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। बाहर से देखने पर यह एक मानवीय काम लग रहा था, लेकिन असल में यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इतनी बड़ी हलचल छुपी कहां रहती। जल्द ही मीडिया और फिर सरकार को भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग वोटिंग को हथियार बना रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। ओरेगॉन प्रशासन में खलबली मच गई। शीला पर शक की निगाहें तेज होने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनकी चुनावी योजना लड़खड़ाने लगी तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अमेरिकी इतिहास में सनसनी मचा दी। 1984 में एक ऐसा दिन आया जब ओरेगॉन के वास्को काउंटी में
10 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में लोगों को अचानक उल्टियां, बुखार और तेज पेट दर्द होने लगा। करीब 700 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। डॉक्टर भी हैरान थे। वजह थी एक बायोलॉजिकल जहर, साल्मोनेला। यह कोई हादसा नहीं था, यह अमेरिका के इतिहास में दर्ज पहला बायोटेरर अटैक था। और इसके पीछे जो नाम सामने आया वो था मां आनंदशीला। सरकार सकते में थी। यह कोई धार्मिक संस्था नहीं, यह तो आतंक का अड्डा बनता जा रहा है, एक अमेरिकी अधिकारी ने टीवी पर कहा। इस एक हमले ने न सिर्फ रजनीशपुरम की छवि को झकझोर कर रख दिया, बल्कि शीला की गिरफ्तारी और रजनीश आंदोलन के पतन की शुरुआत भी यहीं से हुई। और इस तरह सत्ता, राजनीति और जुनून का खतरनाक मेल दुनिया के सामने आया। एक ऐसा चेहरा जो अब तक सिर्फ ओशो की परछाई में दिखता था, अब पूरी दुनिया के सामने था। शीला। अमेरिका में ओशो के आश्रम की वो एक अजीब और तनावपूर्ण घड़ी थी जब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। उस दौर में 1984 के आसपास, जब मां आनंदशीला की गतिविधियां शक के दायरे में आईं, तब अमेरिकी सरकार ने पूरे आश्रम पर अपनी नजरें गड़ा दी। जैसे ही जांच शुरू हुई, धीरे धीरे वो सारे पर्दे उठने लगे जिनके पीछे शीला के राज छिपे थे। करोड़ों डॉलर के घोटाले, सत्ता का दुरुपयोग और कई गैरकानूनी गतिविधियां, सबका एक एक करके खुलासा होने लगा। इन खुलासों का असर सीधा ओशो की छवि पर पड़ने लगा। उनके अनुयायी भी दुविधा में आ गए। वो जिन्हें एक समय तक लगा था कि ये आश्रम एक आध्यात्मिक क्रांति की जमीन है, अब वहीं उन्हें भीतर ही भीतर कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। लोगों के दिलों में ये सवाल गूंजने लगे, क्या ओशो को सच में इन सब का पता नहीं था, या वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे? पर सच्चाई इससे काफी अलग थी। ओशो ने लंबे समय तक मौन साध रखा था, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें वो मौन तोड़ना पड़ा। एक दिन उन्होंने मीडिया के सामने आकर सब कुछ साफ साफ कह दिया। उनके शब्द थे, शीला ने मेरे विश्वास के साथ धोखा किया है। उसने मेरे नाम का इस्तेमाल करके करोड़ों डॉलर का घोटाला किया है। यहां तक कि उसने मुझे धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना शुरू किया था। यह सुनकर सभी चौंक गए। मीडिया, अनुयायी और बाकी दुनिया, सबके लिए यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे रजनीश आंदोलन की नींव को हिलाकर रख दिया। ओशो की आवाज में वो दर्द साफ झलक रहा था जो एक गुरु को तब होता है जब उसका सबसे करीबी शिष्य ही पीठ पीछे वार करता है। ओशो ने साफ कहा, जो कुछ भी शीला ने किया वो मेरे विचारों, मेरी शिक्षाओं और इस पूरे कम्यून की आत्मा के खिलाफ था। मैंने कभी हिंसा, छल या लालच को बढ़ावा नहीं दिया। जो उसने किया वो उसी का था, न कि मेरा। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने ओशो के जीवन और उनके आंदोलन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। हालांकि उन्होंने फिर से अपने रास्ते को स्पष्ट किया, लेकिन शीला की हरकतों का जो दाग था उसे पूरी तरह मिटाना आसान नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ ओशो को बल्कि उनके हजारों अनुयायियों को भी झकझोर कर रख दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस कम्यून को वो एक नई दुनिया की शुरुआत मानते थे, उसके भीतर इतना अंधेरा पल रहा था। लेकिन ओशो का सच बोलना और पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखना एक तरह से उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम साबित हुआ। शीला पर जब ओशो ने खुलेआम गंभीर आरोप लगाए तो उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। उन्होंने बिना किसी ठोस सफाई के चुपचाप अमेरिका छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड की ओर निकल गईं। लेकिन किस्मत ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1985 में स्विट्जरलैंड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ पहले से ही इंटरनेशनल वारंट था और अमेरिका ने शीला के प्रत्यर्पण की मांग की। अंततः उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई, मगर शीला के अच्छे व्यवहार और जेल में उनके सहयोगात्मक रवैये को देखते हुए उन्हें सिर्फ 39 महीनों में ही रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो ओशो पर पलटवार करेंगी या अपना पक्ष रखेंगी, वहीं उन्होंने चौंकाने वाली चुप्पी साधे रखी। कभी मीडिया ने उनसे पूछा, क्या आज भी आप ओशो से प्रेम करती हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हां, मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूं। वो मेरे गुरु ही नहीं, मेरे प्रेमी भी थे। यह जवाब जितना सीधा था उतना ही उलझा हुआ भी। ओशो और शीला के बीच का रिश्ता कभी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, उसमें गहराई भी थी और दूरी भी, विश्वास भी था और धोखा भी। यह वही जटिलता थी जिसने इस कहानी को आम घटनाओं से अलग बना दिया। एक ऐसा बंधन जो समय के साथ टूटकर भी पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। शीला की कहानी आज भी कई लोगों के लिए रहस्य है। वो एक ऐसे किरदार की तरह है जो हीरो भी थी, विलेन भी और कहीं ना कहीं एक शिकार भी।
उनके जीवन की यात्रा, ओशो के साथ उनके रिश्ते की गहराइयां और फिर उनका पतन, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सच्ची होते हुए भी किसी फिल्म जैसी लगती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां लगातार पहुंचती रहें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।